हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, उससे पहले ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम। ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन करना, तो मेरे क्लास के जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया कि देखो, पहले आप लोग क्वेश्चन देखना, ठीक है, फिर आंसर खुद से सोचने के लिए कोशिश करना। तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द मेजर पर्पस ऑफ मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन का मेन पर्पस क्या है? तो देखो, मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ दो टर्म है ना। मेंटल हाइजीन प्रोसेस के साथ रिलेटेड होता है, मेंटल हेल्थ होता है प्रोडक्ट। मतलब अगर प्रोसेस सही तरीके से चलेगा तभी प्रोडक्ट हमें अच्छा मिलेगा, है ना। जैसे बोला जाता है ना कि हाइजीनिक फूड हमें खाना चाहिए, तभी हम लोग का हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ये मेंटल हाइजीन होता है मेंटल प्रोसेस के साथ रिलेटेड। तो मेंटल प्रोसेस अगर सही तरीके से चलेगा तभी हम लोग का मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, मतलब हम मेंटली हेल्दी पर्सन बन सकते हैं। अब मेंटली हेल्दी पर्सन किसको बोला जाता है? देखो, हम लोगों के अंदर कुछ मेंटल इलनेस आ सकते हैं। मेंटल इलनेस क्या होते हैं? जैसे कि ज़्यादा टेंशन लेना, ज़्यादा एंग्जाइटी में रहना, ठीक है, ज़्यादा डिप्रेशन में रहना। तो ये सब कुछ जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो हम लोगों के माइंड में डिसऑर्डर क्रिएट कर देते हैं, उसको इलनेस बोला जाता है। ठीक है, तो फिर हमें ये सब कुछ जो मेंटल इलनेस है उनसे दूर रहना चाहिए, तभी हम मेंटली हेल्दी बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जिनके अंदर किसी भी तरीके का टेंशन नहीं है, किसी भी तरीके का एंग्जाइटी नहीं है। ऐसा पर्सन ऐसा पर्सन कोई भी नहीं होता है। ठीक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ डिप्रेशन या कुछ ना कुछ होता है। लेकिन जो मेंटली हेल्दी लोग होते हैं ना, वो अपने मेंटल स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहते हैं, ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो लोग अपने मेंटल हेल्थ को हेल्दी बना के रखते हैं। तो इसमें हमें मेंटल हाइजीन हेल्प करते हैं। तो मेंटल हाइजीन का मेन पर्पस क्या हुआ फिर? कि मेंटल डिसऑर्डर को होने नहीं देते हैं। मेंटल डिसऑर्डर वो सब कुछ है, ठीक है। तो मेंटल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करते हैं, बाधा देते हैं। और इसका मेन काम है ही कि मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करना, ये इनका मेन काम है। ठीक है, और एक क्या होगा कि अगर किसी के अंदर ऑलरेडी आ गया, मानो कि किसी के ये मेंटल इलनेस को आने नहीं देते, मेंटल डिसऑर्डर को बाधा देते हैं। लेकिन अगर बाय चांस किसी के अंदर ऑलरेडी आ गया, मानो कि वो पर्सन डिप्रेशन में चला गया, या फिर उनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, तब क्या किया जाएगा? तब ये क्या करते हैं कि हमें थेरापी लेने के लिए बोलते हैं, काउंसलिंग कराने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ये हमें काउंसलर के पास जाना चाहिए, ऐसा है। तो फिर इसका और एक काम ये भी है कि हमें अगर मेंटल इलनेस को क्योर करना है, ठीक करना है, तो हमें थेरापेटिक मेजर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मेंटल हाइजीन का काम है। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस के नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के साथ रिलेटेड है? अब देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस का मीनिंग क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। इसका मीनिंग होता है कि अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो फिर इसका मीनिंग है कि आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हो। ठीक है, एंड आप दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से समझते हो। मतलब आप खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, एंड दूसरों के इमोशंस को भी अगर समझ पाते हो कि किसको अभी क्या चाहिए, या फिर क्या उनका नीड है, या फिर वो अगर अभी दुखी है तो क्यों है। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी के इमोशंस को आप समझ पाते हो एंड खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है, तो फिर वो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा? तो देखो, जो जो इमोशन से रिलेटेड है, कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उनके अंदर ऐसा एबिलिटी होते हैं कि वो फियर, एंग्जाइटी, इन सब को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे इन सब के साथ डील करना चाहिए। ठीक है, उनको पता होता है। और सेकंड क्या है कि एबिलिटी टू प्रमोट फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन।
मतलब उसको जितना जो भी मिल रहा है उसी से ही वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। अनसेटिस्फाइड नहीं, डिससेटिस्फाइड नहीं होते हैं कि मुझे और चाहिए, या फिर लाइफ में जैसे हम लोग का होता है ना कि अगर कुछ कि जितना भी मिलेगा हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, है ना। तो ये लोग लेकिन कैसे होते हैं ना, इन लोगों को जितना ही मिलेगा उतने से ही ये लोग सेटिस्फाइड है, ऐसा है। एंड थर्ड है कि एबिलिटी टू सी अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के व्यू पॉइंट को समझ पाना, ये भी इन लोगों के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि विच एजुकेशनल लेवल इन इंडिया करिस्पॉन्ड, अच्छा पियाजे के हम लोगों ने 4 लेवल्स पढ़ा है ना। तो उन 4 लेवल्स में से जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो लास्ट वाला स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें वो अगर इंडिया के एजुकेशन के हिसाब से कौन से एजुकेशनल लेवल में आएगा वो, तो हम जानते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट होते हैं 11 ईयर्स से, तो 11 प्लस के बच्चे होते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, तो ये मतलब सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल इंट्रोड्यूसिंग रिवीजन इन इज लर्निंग टॉलमैन अच्छा, तो हम लोगों ने जब टॉलमैन पढ़ा था उस टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टॉलमैन ने 1932 में पापासिव बिहेवियरिज्म के टर्म दिया था उन्होंने, ठीक है। टॉलमैन ने 1932 में पापासिव बिहेवियरिज्म के टर्म दिया था, एंड 1949 में इन्होंने अपने लर्निंग थ्योरी को मतलब उसको रिवाइज करके 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग दिया था। तो अब 1932 में उन्होंने जो दिया था उसमें से ये था कंसेप्ट प्लेस लर्निंग था, लेसन लर्निंग के बारे में बोला था, लर्निंग ऑफ रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी, और दिया था कॉग्निटिव मैप के बारे में बोला था, देन गोल डायरेक्टेडनेस के कंसेप्ट दिया था, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के बारे में बोला था, ठीक है, और मोलर अप्रोच, ये सब कुछ कंसेप्ट उन्होंने दिया था 1932 में। लेकिन 49 में इन्होंने इन सब के जगह पे 6 टाइप्स ऑफ लर्निंग दिया, तो हमें ऑलरेडी पता चल गया कि ये मतलब पुराने सिस्टम में था उनका। अभी आपको पूछा है कि उनके रिवीजन सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, तो वो जो 6 था ना उनमें से एक है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बाकी भी आप लोग देख लेना, जैसे लर्निंग बाय कैथेक्सिस, और क्या क्या था, एक तो है ड्राइव डिस्क्रिमिनेशन, एक है फील्ड एक्सपेक्टेंसी, फील्ड कॉग्निशन मोड था, फील्ड कॉग्निशन मोड, ठीक है, देन आपका है मोटर पैटर्न, इस तरीके से टोटल 6 था, तो उन 6 में से ये है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल कंडीशनिंग प्रोसीड्योर अनकंडीशन स्टिमुलस, अच्छा अनकंडीशन स्टिमुलस कौन सा है, हम लोग जानते हैं पेवलोव के केस में 2 तरीके का स्टिमुलस है, एक है फूड जिसको बोला जाता है अनकंडीशन स्टिमुलस, एंड एक है बेल जिसको बोला जाता है कंडीशन स्टिमुलस। पहले ये न्यूट्रल स्टिमुलस था, बाद में कंडीशन स्टिमुलस बन गया। अच्छा, तो आपको पूछा गया कि ये कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग है जिसमें अनकंडीशन स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ कंडीशन स्टिमुलस, मतलब बेल ख़त्म होने के बाद, बेल ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद, टर्मिनेशन वाला वर्ड है तो इसीलिए ट्रेस कंडीशनिंग होगा, मतलब बेल के बाद फूड दिया जाएगा लेकिन बेल ख़त्म होने के कुछ टाइम बाद फूड दिया जाएगा, तो फिर ये ट्रेस कंडीशनिंग हो गया। बाकी भी हम लोगों ने पढ़ा था, बेल के बाद फूड देने से वो फॉरवर्ड कंडीशनिंग होता है, फूड के बाद बेल देने से वो बैकवर्ड कंडीशनिंग होते हैं, दोनों एक साथ देने से साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होता है। लेकिन बेल दे के अगर कुछ टाइम हम वेट करते हैं उसके बाद फूड देते हैं तो फिर वो ट्रेस कंडीशनिंग होता है, ठीक है। तो होप कि आज के क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड समझ में भी आ गया होगा। बाकी ये फ्री क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है, उसमें भी मुझे फॉलो कर लेना, एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा, लेकिन बिल्कुल फ्री क्लासेस है। तो कल है 5:30 पे क्लास, आज ये हो गया, कल ये है, फिर 11 जून को है परसों, फिर 12, 13, 14, 15, 16 डे को, ये सब कुछ फ्री क्लासेस है, टाइमिंग सेम है 5:30 PM, तो आप लोग ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक दे के रखा है, लिंक से जाके भी ज्वाइन कर सकते हो, कोड है अनुकंपा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं फिर हम, हाँ डेली इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन फिर हम कल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।